अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जी, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसे ही उसने रिएक्ट किया है जैसे कि ट्रंप के हवाले से कोई भी न्यूज़ अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ट्रंप एक अनाउंसमेंट करने जा रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस इसी तरह होती हैं कि अगर तो वो कहता है कि जी मैं सीज़ फायर करने वाला हूँ, तो हम लोग उसको इसी तरह जज करते हैं कि ये उसका ऑपोजिट ही करने वाला है। और आज के दिन भी ट्रंप ने उसी तरह का मामला किया है। जबकि अगर हम पिछले वीक की बात करें तो पिछले वीक के पूरे वीक के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, जो अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे थे, वो यही थे कि वो सीज़ फायर करना चाह रहे हैं। ईरान की तरफ से भी उनको मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि जी वो सीज़ फायर की ऑप्शंस दे रहे हैं। और दोनों तरफ से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के मुताबिक तो ऑप्शंस दी जा रही थी। लेकिन जिस तरह ही ट्रंप ने स्पीच का आगाज़ किया तो उसका यही कहना था कि अगर तो ईरान वही जो बातें वो पूरे वीक के अंदर कर रहा था कि अगर ईरान सीज़ फायर की तरफ नहीं आता और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन नहीं करता है तो उस सिनेरियो के अंदर यूएस जो है वो अटैक करेगा वगैरह वगैरह, वो तमाम बातें उसने दोबारा रिपीट की हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जब वो ये हों कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और वो न्यूज़ ना आए, तो मार्केट उसको उसी तरह से फिर ट्रीट करती है, यानी कि नेगेटिव साइड पे मूव होती है। और उसी तरह पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो भी नेगेटिव हुई। क्रूड ऑयल की प्राइसेस में इजाफा हुआ और उसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। तकरीबन मार्केट सारा दिन जिस प्रेशर के अंदर रही है वो तकरीबन एक ही लाइन के अंदर समझ लें कि मार्केट मूव करती रही है। और 3% पौने 3% के अंदर अंदर ही इसी ब्रैकेट के अंदर मार्केट सारा दिन ट्रेड करती रही है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने जब क्लोजिंग दी है वो थोड़ी बहुत रिकवरी आई, और जितना भी वॉल्यूम अगर हम उसको कंसीडर करें तो लास्ट आवर के अंदर मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया है और रिकवरी भी लास्ट आवर के अंदर आई है। बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है, लेकिन 0.7% की रिकवरी भी मैटर करती है। यहाँ से अगर हम एक पॉइंट देखें तो आज के दिन में उतना प्रेशर मार्केट के ऊपर नहीं आया जितना मार्केट के ऊपर प्रेशर एक्सपेक्टेड था। आल दो मार्केट 2-3% नेगेटिव हुई है, लेकिन जब इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ के ऑपोजिट कोई न्यूज़ आती है या कोई ऐसा मार्केट में मामला होता है, तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड के ऊपर ट्रीट करती है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर मार्केट ने उतना नेगेटिव ट्रीट नहीं किया है। फिर भी मार्केट के ऊपर प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि जब तक सीज़ फायर की अनाउंसमेंट नहीं होती मार्केट इसी तरह किसी एक दिन में मार्केट पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव रहेगी। जैसे मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि मार्केट के एक सिनेरियो तो ये है कि अगर तो मार्केट के अंदर सीज़ फायर हो जाता है और पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन होंगी और पॉजिटिव साबित होंगी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो स्टॉक मार्केट किसी भी न्यूज़ का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो पहले ही असर देती है। इस टाइम पे मार्केट जो ट्रेड कर रही है पहले 150 से 160 के लेवल के दरमियान कर रही थी। अब क्योंकि मार्केट ने 150 का लेवल तोड़ दिया है तो मार्केट उन लेवल्स के अंदर आके अब ट्रेड करना शुरू कर चुकी है, और हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से 150 का लेवल टूटता हुआ नज़र आए। यहाँ पे एक चीज़ अगर हम क्वार्टरली ग्राफ को देखते हैं टेक्निकल लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ वाज़े नज़र आती है कि मार्केट यहाँ से 135 का लेवल या 130 का लेवल लगा सकती है। जिस तरह का प्रेशर है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस वाले मामला पाकिस्तान के अंदर शुरू नहीं हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर एक चीज़ बताई जा रही थी कि फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन कोई 100 रुपीज़ तक ऊपर जा सकती हैं पेट्रोल की। और अगर इस तरह की चीज़ होती है तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट को आगे पुश करेगी। इसी तरह टी बिल्स की जो कल के दिन अनाउंसमेंट हुई हैं उसमें भी एक चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान के जो टी बिल्स ऑक्शंस हैं वो तकरीबन 11% से ऊपर जा चुके हैं। प्रीवियसली जो भी टी बिल्स की ऑक्शन हुए हैं उसके अंदर भी ये चीज़ नज़र आई है कि 11% से अबव पे टी बिल के ऑक्शंस हुए हैं, पीआईबी के ऑक्शंस चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं कि एटलीस्ट 1% या 1.5% इंटरेस्ट रेट भरेगा, जिसको हम 150% बेसिस पॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें नेगेटिव न्यूज़ हैं। अगर तो सीज़ फायर जल्द नहीं होता तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को हम आने वाले टाइम के अंदर 120 और मे बी इससे थोड़ा अगर नीचे भी जाएं तो मार्केट नीचे वाले लेवल को भी टच कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। फॉर द टाइम बिंग अभी कुछ भी मार्केट के हवाले से परमानेंट लेवल के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डेली बेसिस के बात करें तो वॉल्यूम उस तरह से मार्केट के अंदर नहीं है, जो कि एक प्रेशर वाली बात है। येस्टरडे मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा कि सीज़ फायर की न्यूज़ मार्केट में राउंड कर रही थी, तो उसके बाद मार्केट में अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला। और उसकी रीज़न्स भी मैंने आपको बताई कि मार्केट अगर
150 के लेवल पे है, यहाँ से 200 क्रॉस कर सकती है तो क्यों कर सकती है। अगर उसके ऊपर आप देखना चाहते हैं तो कल की वीडियो आप देख लें, आपको आइडिया होगा कि मार्केट के प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव की जिनकी मैं बात करता हूँ वो कौन से हैं, और नेगेटिव की बात जो है वो भी अपनी जगह पे उसी तरह पे है। अगर तो सीज़फायर नहीं होता तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव अपने मोमेंटम बना सकती है। आज की स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट ने 152 के लेवल पे क्लोजिंग दी है, माइनस हुई है 2.25%। और आज के दिन मार्केट ने जो अपना लो बनाया है वो 150 का लो बनाया है। और अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट ने आज अपने 150 के लेवल को तोड़ा नहीं है। इसी तरह मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है वो 152 और 272 पॉइंट्स का बनाया है। यहाँ से अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट का जो हाई है और क्लोजिंग है उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, मतलब कि क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के पास दी है। ये थोड़ा सा बुलिश बन सकता है, लेकिन मार्केट क्योंकि ओपन ही इन लेवल्स के ऊपर हुई थी इसके आसपास, तो हम इसको एज सच बुलिश कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन कल का चार्ट अभी पेंडिंग है, वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग में हो सकता है कि मार्केट में कोई अच्छी मूवमेंट बने अगर तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो अभी तक फ़िलहाल मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। इंटरनेशनल स्टॉक्स नेगेटिव हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस 111 से ऊपर जा चुकी हैं, तो ये तमाम चीज़ें मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डाल सकती हैं और कल के दिन भी मार्केट में ये प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। उसके बाद अगर तो ये क्लोजिंग हो जाती है, जिस तरह अगर बात की जा रही है कि फ्राइडे वाले दिन पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होगा, तो उसके बाद मंडे वाला दिन तो ऑब्वियसली प्रेशर के अंदर आएगा ही, अनलेस कोई बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ मार्केट के अंदर आ जाती है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। मार्केट की आज KC 100 जैसे मैंने आपको बताया कि 2.25% नेगेटिव है। KMI 30 की बात करें तो 2.27% आज नेगेटिव क्लोज़ किया है इसने। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है, जिसके क्लोजिंग हुई है 7.11 पे और वॉल्यूम रहा है सबसे ज़्यादा 56 मिलियन का वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में रहा है। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ में से एक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, और इसकी बाइंग रेंज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करें तो 1 से 10 रुपये के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जहाँ पे भी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पे हमें मिल रही हैं और मिलती भी रही हैं। 6.5 और 7 के दरमियान हम बाय करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब किसी को भी एक चीज़ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब मार्केट पूरी की पूरी डिपेंडेंट है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ देता है अगले दिन मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ देता है तो मार्केट पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कोई भी सिनेरियो अगर फॉलो करना है तो वहाँ पे इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसको फॉलो किए बगैर हम स्टॉक मार्केट के अंदर अर्निंग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि डिप्स जितनी भी आती चलें उसके ऊपर हम इसको बाय करते जाएंगे। आज मैं एक बयान सुन रहा था वॉरेन बफेट साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्केट में कोई जो 6 से 7% की नेगेटिविटी है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कंसीडर नहीं होती, और उनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी अमाउंट है जो उन्होंने कैश में रखी हुई है और वो वेट कर रहे हैं कि जी कोई बहुत ज़्यादा डिप आती है बड़ी मार्केट के अंदर तो उसके ऊपर बाइंग स्टार्ट करेंगे। उनकी अपनी परसेप्शन है, एक बड़े ब्रोकर हैं, इंटरनेशनल जाइंट माना जाता है उनको स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन अब उसमें हमने अपनी स्टॉक मार्केट को, अपने पाकिस्तान के फंडामेंटल को देखना है। सिचुएशन अगर बुरी बात करें तो उनकी बात ठीक है, बुरी से बुरी तर भी हो सकती है, और अगर अच्छी होने की बात आए तो एक रात के अंदर मामला किसी भी साइड पे जा सकता है, पॉजिटिव साइड पे भी जा सकता है और नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है। मार्केट में अब कल हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी परसेंटेज से मार्केट में स्टे करना है। अभी के लिहाज से पर्सनल अगर मैं बात करूं तो 40-50% से मार्केट में स्टे किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं क्वार्टरली ग्राफ की बात करूं तो मुझे मार्केट 120 के लेवल पे जाती हुई नज़र आती है। दूसरे नंबर पे WTL है, 1.18 के ऊपर है, आज इसने क्लोजिंग दी है। तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से पहले भी मैंने आपको बताया था, आल्दो कन्वेंशनल है, फिर भी मार्केट के अंदर इसने अपनी अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हुई है, और उसके साथ साथ इसके जो डिविडेंड है कंपनी ने वो भी दिया है। देखें जी, ये दिसंबर तक की क्लोजिंग का डाटा था जिसके मुताबिक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक्स जो हैं ऊपर जाएंगे, रैली करेंगे, लेकिन अब पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है, काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, तो ऑब्वियसली तमाम के तमाम जो सेक्टर्स हैं, शेयर्स हैं, उनको अब नए सिलसिले से तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट और क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बाय टाइम हम उसको करते रहेंगे। जी चौथे नंबर पे सिनर्जी है। सिनर्जी के बाइंग लेवल लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंसीडर किए जाएँ तो आप इसको कम से कम 2 रुपये से लेकर 10 रुपये की ब्रैकेट के दरमियान रखें। मेरे नॉलेज के मुताबिक 2014 या 15 के डाटा के मुताबिक ये तकरीबन 45-47 का इसने हाई बनाया था, और पाकिस्तान की रिफाइनरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनर्जी है।
उसके बाद बात करें तो फौजी सीमेंट है, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में FNEL है। FNEL के हवाले से मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जब से इन्होंने अपनी फेस वैल्यू कम की है तो ये आपको 1 से 1.5 रुपये के दरमियान ट्रैवल करता हुआ नज़र आता है। बाइंग लेवल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये आपको 0.7 या 0.60 पे भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं तो आपने रिस्क एपेटाइट इसका जानना है कि एक ब्रोकरेज हाउस है और ब्रोकरेज हाउसेस में इसके बारे में अफवाहें काफ़ी चलती हैं, सट्टे वाला मामला है या नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क, जैसे मैं पहले भी आप कहता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप एंटर हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्क बियर कर सकते हैं। अगर आप रिस्क बियर नहीं कर सकते तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेस ना करें, क्योंकि ये बेसिक पहली एक चीज़ यही है कि ये गेम ऑफ नर्व्स है। अगर आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्ले नहीं कर सकते। जी, उसके बाद है हमारा नंबर TSBL का, फिर TRG है। पूरी की पूरी मार्केट आज नेगेटिव थी, लेकिन TRG शेयर जो है वो पॉजिटिव है, तकरीबन 10% के पॉजिटिविटी के साथ। और अगर इसकी बात की जाए, इसने जो क्लोजिंग दी है 4.88 के इजाफे के साथ 53.63 के ऊपर। 1 मंथ की अगर ग्राफ की बात करें तो ये तकरीबन कोई ईयर टिल डेट, बल्कि पहले ईयर टिल डेट की बात करें तो जनवरी से लेके अभी तक जो इसका डाटा है 26.39% नेगेटिव है। ईयर टिल डेट में 1 ईयर की बात करें तो 18.75% नेगेटिव है। ईयर है। तो जी, आज की परफॉर्मेंस की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 10% के इजाफे के साथ आज अपर लोग पे इसने क्लोज़ किया है। वॉल्यूम रहा है 11.2 मिलियन का। और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करें तो फ्री फ्लोट 65% है, मतलब मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं और मिनिमम शेयर्स जो हैं वो कंपनी के अपनी होल्डिंग है। जी, इसी तरह अगर हम कंपनी की अर्निंग की बात करें तो कंपनी ने 2025 में बहुत ज़्यादा रिकवरी दी है। 2022 में कंपनी की जो अर्निंग थी वो नेगेटिव थी, लॉस पर शेयर था 9.13। 2023 में लॉस रिकवर किया, 2024 में बहुत लॉस भर गया था, तकरीबन 56.56 का लॉस पर शेयर था। और 2025 में 7.19 पे इसने बाउंस बैक किया है, कंपनी ने रिकवरी की है और अपनी अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव दी है। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिए हैं। तो इसी तरह जब मैं बात करता हूं कि जब भी आपने किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3 बेसिक चीज़ों का फॉर्मूला आपने अपने जहन में रखना है कि एक तो कंपनी की आपने हिस्ट्री देखनी है, एक आपने अर्निंग देखनी है और एक आपने कंपनी की डिविडेंड देखनी है कि इन तीनों चीज़ों की हिस्ट्री कंपनी की कैसी रही है। अगर तो कंपनी की तीनों चीज़ों की हिस्ट्री अच्छी है तो आप उसके अंदर लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मिल के कंपनी को ब्लू चिप स्टॉक्स बनाती हैं। कंपनी की हिस्ट्री वाइज कंपनी ने ग्रो किया है, मतलब कि प्राइस एप्रिसिएशन आया है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर बाय टाइम इम्प्रूव हुई हैं या उसने अपने लॉसेस से रिकवर किया है। और तीसरी चीज़ डिविडेंड है। अगर कंपनी कंटिन्यूसली आपको क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर डिविडेंड दे रही है तो वो एक ब्लू चिप स्टॉक है और लॉन्गर टर्म के लिए आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। जी, वापस चलते हैं डाटा पोर्टल के मेन पेज के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के बाकी शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। जी, उसके बाद NCPL है 60 के ऊपर जाने के बाद आज मार्केट के प्रेशर की वजह से फिर नेगेटिव है। टेली शेयर्स टॉप 10 में आज 10वें नंबर पे है और बहुत कम इजाफे के साथ 0.27% का इजाफा हुआ, 7.42 पे क्लोजिंग दी है। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में पहले नंबर पे साजगार इंजीनियरिंग है। कल भी जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम देख रहे थे सेक्टर वाइज में, तो साजगार इंजीनियरिंग कल भी पहले नंबर पे ही था। और दूसरे नंबर पे दीवान फारूक मोटर्स है। आल्दो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पूरे के पूरे जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं उसमें वॉल्यूम उस तरह से नहीं है, लेकिन साजगार इंजीनियरिंग क्योंकि इसकी शेयर प्राइस 1600-1700 रुपये के दरमियान ट्रैवल कर रही है तो उस लिहाज से इसमें 4,14,000 का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा वॉल्यूम समझा जाएगा। कल पॉजिटिव क्लोज़ किया था, मार्केट की प्रेशर की वजह से आज नेगेटिव क्लोज़ किया है और तकरीबन 2.13% की नेगेटिविटी आई है। दूसरे नंबर पे दीवान फारूक मोटर्स है। डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में होने के बावजूद भी आप इसको टॉप एक्टिव स्टॉक्स में डेली बेसिस पे देखेंगे और अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स में आपको नज़र नहीं भी आता टॉप 10 के अंदर तो आप जब सेक्टर में जाएंगे तो अपने सेक्टर के अंदर ये टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर तो आपको डेली बेसिस पे नज़र आएगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से साजगार इंजीनियरिंग में वॉल्यूम लग रहा है तो उस वजह से दीवान फारूक मोटर्स दूसरे नंबर पे आपको नज़र आता है।
डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी आप डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट भी हो सकता है और 100% लॉस भी हो सकता है, दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। आज ही इस पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर लोड शेयर है और टॉप वॉल्यूम लीडर है, 2.53% नेगेटिव क्लोज़ किया है। पूरे सेक्टर की बात करें 50% सेक्टर पॉजिटिव रहा है और 50% सेक्टर नेगेटिव। सीमेंट सेक्टर की बात करें जी, पहले नंबर पे फौजी सीमेंट है और 3.18% की नेगेटिविटी पे क्लोज़ किया है इसने। पूरी मार्केट नेगेटिव है तो सिंपल है कि जितने शेयर्स हैं वो नेगेटिव ही क्लोज़ करेंगे। कमर्शियल बैंक्स में पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है और मैक्सिमम आपको डेली बेसिस पे सेक्टर के अंदर बैंक ऑफ पंजाब ही नज़र आता है कि वो पहले नंबर पे ही ट्रेड कर रहा है और उसकी रीज़न्स भी ये हैं कि इसकी प्राइस एक तो कम रही है, दूसरा इसने परफॉर्म भी किया है अर्निंग पर शेयर के हवाले से। जैसे मैंने टॉप 10 टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर भी आपको इसका जिक्र किया था और डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। दूसरे नंबर पे एनबीपी की बात करें तो नेशनल बैंक ने 350% का डिविडेंड दिया था, अपनी प्राइस से 100 हो चुका है और उसके साथ साथ अपनी अर्निंग भी इन्होंने बेहतर की है। फिर बैंक अल्फला है, AKBL है, UBL है और HBL है। तमाम बैंक्स अगर आप देखें तो लॉन्गर रन के लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट साबित होती है कि बैंक बहुत कम ऐसा होता है कि जो लॉसेस में जाए। ख़ास तौर पे जो बिग जाइंट्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, उनके अंदर लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। फर्टिलाइज़र में बात करें तो पहले नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है और दूसरे नंबर पे फातिमा फर्टिलाइज़र, इसी तरह तीसरे नंबर पे FFC, चौथे नंबर पे एंग्रो फर्टिलाइज़र और पाँचवें नंबर पे AGL है, एग्रीटेक। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें, पहले नंबर पे PPL है और दूसरे नंबर पे OGDC है। OGDC बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट की काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के बावजूद ये 260 और 280 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। मार्केट का इतना प्रेशर इसने नहीं लिया इन कंपैरिजन अगर हम बाकी शेयर्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो पहले नंबर पे सरले है टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर और सेक्टर पूरे का पूरा प्रेशर में है। रिफाइनरी की बात करें तो हमेशा की तरह पहले नंबर पे सिनर्जी है, अपने सेक्टर के अंदर सबसे चीप शेयर है और जबकि इस कॉन्सेप्ट के अलावा कि पूरी की पूरी जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें सबसे बड़ी रिफाइनरी की कैपेसिटी सिनर्जी की ही है। तो एक हिंट भी हो सकता है, लॉन्गर रन के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो उसको देखे बगैर भी हम बता सकते हैं कि उसमें पहले नंबर पे WTL ही होगा, अपने सेक्टर के अंदर सबसे चीप शेयर है और टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर आपको डेली बेसिस पे नज़र भी आता है। इंटरनेशनल लेवल पे नास्डैक पे इसकी एक कंपनी भी है जो कि रजिस्टर्ड है, मतलब लिस्ट कर चुकी है और वो ट्रेड भी करती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे PIBTL है और वॉल्यूम रहा है 4.5 मिलियन का। आज इस सेक्टर बेस में तो हमने इसकी डिस्कशन कर ली है कि फ़ंडामेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। टेक्निकल लेवल की बात करें तो उस पर भी एक नज़र दोहराते हैं, उसके हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो वेबसाइट है बेहतरीन वो SCS ट्रेड है। टेक्निकल के लिए आप बेहतरीन तरीके से, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी वेबसाइट है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और बेहतरीन आप जिस तरह के टेक्निकल करना चाहें उस एक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। जी, तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आज की अगर हम देखें तो मार्केट ने रिकवर भी किया है, लेकिन क्योंकि ओपन ही इन्हीं लेवल्स के ऊपर हुई थी तो उसी लेवल पे मार्केट ने क्लोज़ किया है। अगर सिंपल बात करें तो कल के लेवल से मार्केट ने तकरीबन कोई 3000 पॉइंट्स नेगेटिव पे ही ओपन किया था और उससे नीचे जाते हुए मार्केट ने अपना लो जो है 150 के लेवल का बनाया था और थोड़ी बहुत रिकवरी करने के बाद तकरीबन 2000 पॉइंट्स की मार्केट ने रिकवरी की और नेगेटिव जो क्लोज़ की 2.25%, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये है कि जो वीकली ग्राफ है वो अभी भी इस सिचुएशन के अंदर है कि अनसर्टन उसकी कंडीशन है। लेकिन अगर हम मंथली ग्राफ की बात करें, स्टार्ट हुआ है तो वो अभी फॉर द टाइम बिंग नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको क्वार्टरली ग्राफ की बात की थी शुरू में ही, तो क्वार्टरली ग्राफ में बल्कि मैंने येस्टरडे भी बात की थी, वो इस टाइम पे नेगेटिव स्टैंड कर रहा है और क्लियरली एक इंडिकेटर दे रहा है कि मार्केट यहाँ से 110 या 120 के लेवल पे जा सकती है, जो कि एक प्रेशर वाली बात है। जितना हम लॉस ऑलरेडी बियर कर चुके हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ से मार्केट को प्रेडिक्ट करना आल्दो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो लोग बाय करते जाएंगे डिप्स के ऊपर, एक्यूमुलेशन फेज़ से गुजरते जाएंगे, मैं फिर आपसे यही बात करूंगा कि मार्केट इस टाइम पे अपने एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है
जिसमें आपने मुसलसल बाइंग करनी है। हो सकता है हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ जो है वो तकरीबन अगले 3 से 6 महीने तक लगातार प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। वहाँ पे हमने अच्छे स्टॉक्स बाय करने हैं। म्यूचुअल फ़ंड के अंदर हैं तो वहाँ पे अच्छी जो भी ऑप्शंस मिले डिप्स के अंदर हमने उसके अंदर एंट्री करनी है और कोशिश करना है कि अपने लॉसेस को पहले रिकवर करने हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट्स की तरफ भी आएँ। तो जी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ तो 3 मंथ्स का जो चार्ट है वो इस टाइम पे नेगेटिव है, जो कि हमारा जनवरी से लेके मार्च के ब्रैकेट के दरमियान बनता है। वो एक्सट्रीमली नेगेटिव स्टैंड कर रहा है, जहाँ से वो इंडिकेटर है कि मार्केट यहाँ से एट लीस्ट जो है वो 120 या 125 के लेवल को टच कर सकता है, जहाँ से हमारे दोबारा नए बाइंग लेवल जो है वो बनेंगे। उसका हम वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं कि या तो हम मार्केट से बिल्कुल एग्ज़िट होकर 120 या 125 के लेवल को देखें, या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट में कुछ ना कुछ परसेंटेज के साथ मार्केट में एंटर रहें। अगर तो रिस्क बियर कर सकते हैं तो मार्केट में 20-25 से एंटर रहने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी अब चलते हैं, हमारा जो दूसरा सेगमेंट होता है म्यूचुअल फ़ंड का, जिसको हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मार्केट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इक्विटी स्टॉक फंड जो हैं वो भी नेगेटिव होंगे, लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे इनकम कैटेगरी के फंड्स के ऊपर और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से उनके ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने जाना है मुफाप, गूगल पे आपने मेंशन करना है मुफाप और नीचे आ जाएगा उसका समरी के हवाले से, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगी ऊपर, एक कैटेगरी वाइज और एक सेक्टर वाइज। सेक्टर में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको डेडिकेटेड इक्विटी फंड्स मतलब कि सेक्टर वाइज जो ऑप्शंस हैं वो आपको बताएगा, और अगर आप कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस पे सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जितनी कैटेगरीज़ हैं यानी कि कन्वेंशनल की जितनी कैटेगरीज़ आ जाएंगी या फिर आ जाएंगी इस्लामिक की, तो वो आपको दे देगा। अब इन कैटेगरीज़ को आम लफ्ज़ों के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो उसके अंदर हमारे पास 2 बेसिक कैटेगरीज़ होती हैं। एक लो रिस्क के हवाले से जिसको हम मनी मार्केट कहते हैं, एक मॉडरेट टू मीडियम रिस्क जिसको हम इनकम मार्केट कहते हैं, और फिर तीसरी कैटेगरी ये हो जाती है जिसको हम हाई रिस्क कहते हैं, इक्विटी फंड्स के अंदर वो फॉल करते हैं। और उसमें हम लोग जो डेली बेसिस पे जिसको देखते हैं वो शरिया कंप्लाइंट है, क्योंकि मैं शरिया कंप्लाइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो आपको भी रिकमेंड वही करूंगा कि आप भी शरिया कंप्लाइंट के अंदर करें, सूद वाले मामला से दूर रहें। और उसमें जो ऑप्शन आपको मिलती है शरिया कंप्लाइंट के अंदर, आप इस कैटेगरी को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ही आपको शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स जो हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी विंडो आ जाती है। पूरे पाकिस्तान के जितने शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स होंगे वो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पे आपको ऊपर जो समझ लें डार्क ग्रीन हेडिंग है उसके अंदर आपको पूरा डाटा बता रहा है कि 1 डे के रिटर्न कैसे हैं, कंपनी की नैव क्या है, नैव यानी यूनिट प्राइस कहते हैं, और नैव स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू भी होता है। उसके अलावा मंथ टिल डेट में, ईयर टिल डेट में, 1 डे में, 15 डेज़ में, 30 डेज़ में, 90, 180, 270, 365 डेज़, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स तक का डाटा आपको यहाँ पे अपडेटेड है। और समझ लें कि लॉन्गर हिस्ट्री से लेके शॉर्ट हिस्ट्री तक आप इसको डेली बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ़ंड आपको बेहतर रिटर्न्स दे रहा है, आप उस हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करें। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर इन्वेस्टर का जो इशू होता है वो लोड के हवाले से, कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो उनको 1 से 3% तक का लोड कंपनीज़ अपने मुताबिक चार्ज करती हैं। अब उसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऐसी कंपनीज़ को सिलेक्ट करें या ऐसे फंड्स को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको चार्जेस पे ना करना पड़े। एट टाइम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही ऐसी कंपनी है जो कि आपको किसी किस्म के चार्जेस डिडक्ट नहीं करती है, वो एटलस एसेट मैनेजमेंट है। और अगर आपने चार्जेस पे नहीं करने और इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो आप एटलस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी कंपनी से भी उनसे बात कर सकते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लेस करना चाहते हैं, आप हमें चार्जेस डिडक्ट ना करें, तो वो आपको वेवर दे देते हैं। एज सच उनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि उन्होंने आपको चार्जेस डिडक्ट करने ही करने हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का एक बेसिक मोटिव ये होता है कि उन्होंने आपसे इन्वेस्टमेंट रिसीव करनी है और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न देना है जो भी मार्केट के मुताबिक आपको मिलेगा। तो उनका दूसरा मोटिव ये होता है, बल्कि दूसरा तीसरा लास्ट पे जाके, कि वो आपसे चार्जेस भी डिडक्ट करें। ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सेल्स एडवाइज़र्स के जो डिडक्शन होती है उनके थ्रू वो चार्जेस डिडक्ट करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप उन्हें अगर कहेंगे कि मैं आपसे ये जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं उसको आप चार्जेस डिडक्ट ना करें, तो वो आपको किसी किस्म के डिडक्शन नहीं करेंगे।
और अगर फिर भी करते हैं तो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लेस करें जहाँ पे आपको चार्जेस डिडक्ट ना किए जाएं। आप बाउंड नहीं है कि पाकिस्तान में एक दो ही कंपनीज़ हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है। पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल कंपनीज़ हैं जो आपको ऑप्शंस देती हैं कि आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करें, और ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो आपको बिल्कुल चार्जेस डिडक्ट नहीं करती, जैसे कि एटलस एसेट मैनेजमेंट है। तो आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो अलाइड बैंक का जो रिटर्न है नेगेटिव थी आज मार्केट। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि KMI 30 में शरिया कंप्लाइंट के हवाले से इन्वेस्टमेंट प्लेस की जाती है, और KMI ओल्ड शेयर के अंदर जो फॉलो करते हैं शरिया कंप्लाइंट आइडियोलॉजी को। अब उसके अंदर जिस तरह से जितने % वो मार्केट नेगेटिव होती है KMI 30, उसी के आसपास ही आपको यहाँ पे रिटर्न्स नज़र आते हैं मैक्सिमम टाइम। और बाकी उसकी बेसिक जो भी डिटेल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता यही है कि जितनी % में वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको जो फ़ंड है वो भी आसपास उसके ही पॉजिटिव या नेगेटिव नज़र आता है। ABL इस्लामिक स्टॉक फंड आज 2.2% और AKD 2.20% नेगेटिव है। अल अमीन का डाटा अपडेटेड नहीं है, इसी तरह अल हबीब का भी नहीं है। अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड 2.21% नेगेटिव है। अल फलाह जो है वो 2.57%, अल हमरा 2.05% नेगेटिव है, और अल हमरा का दूसरा जो फ़ंड है अपॉर्चुनिटी फ़ंड वो 1.65% नेगेटिव है। एटलस का जो इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है वो 0.0, एटलस का इस्लामिक बिल्डिंग मटीरियल फ़ंड जो है एटलस ने रिसेंटली 2 अपने फ़ंड लॉन्च किए हैं एक इस्लामिक बिल्डिंग फ़ंड है और एक इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है, और ये दोनों ही आज कंपैरेटिवली अगर एनर्जी फ़ंड की बात की जाए तो 0.30% पॉजिटिव है, और इस्लामिक बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए तो 0.04% नेगेटिव है। ज़्यादा इम्पैक्ट इसके अंदर इसीलिए नहीं है कि मार्केट की बात की जाए, क्योंकि अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुए हैं 1 अप्रैल को। और एटलस इस्लामिक स्टॉक फंड की बात की जाए 2.34% नेगेटिव है। AWT 2.31% नेगेटिव। फैसल के जो फंड्स हैं 2.47% और 1.97% नेगेटिव है। इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में 2 प्योरली इस्लामिक कंपनीज़ हैं, जो कि एक तो आपको मिल जाती है अलमीज़ान और दूसरी फैसल फंड्स मिल जाते हैं, और बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी अपनी वो दोनों में डील कर रहे हैं, कन्वेंशनल में भी करते हैं, इस्लामिक में भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी गलत है, इसका मतलब ये है कि वो इस टाइम के ऊपर अपने कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। दोनों का सिस्टम सेपरेट है, विंडोज़ सेपरेट है, काम सेपरेट है, दोनों के पास वही फतवे अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में बाकी इस्लामिक कंपनीज़ के पास हैं। तो अगर आपने फतवे की आइडियोलॉजी के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ प्लेसमेंट कर सकते हैं। आज उसके बाद HBL की बात करें तो उसमें जो नेगेटिविटी है इन कंपैरिजन कम है, 1.25% एक फ़ंड की नेगेटिव है, और दूसरा जो फ़ंड है इस्लामिक स्टॉक फंड वो 2.64% नेगेटिव है। GS का डाटा अपडेटेड नहीं है। और लकी इस्लामिक फ़ंड की बात की जाए, जो डाटा अपडेटेड था HBL के फंड्स 2.36% नेगेटिव है और 2.38% नेगेटिव है। इसी तरह लकी की इस्लामिक एनर्जी फ़ंड की बात करें 2.31% नेगेटिव है, और लकी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड 2.36% नेगेटिव है। लकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि ये एक न्यू कंपनी है और बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है मार्केट के अंदर, और अपनी पोजीशन भी बना रही है, और बड़े कम टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको 200 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है। आज उसके बाद मीज़ान एनर्जी फ़ंड की बात करें तो इस टाइम पे 2.50% नेगेटिव है, और मीज़ान इस्लामिक फ़ंड 2.13%। NBB का डाटा अपडेटेड नहीं है फ़ंड्स का। NIT और पाक कतर के जो फ़ंड्स हैं दोनों ही 2.21% आज नेगेटिव स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे अब पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर हमने काम कैसे करना है वो मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कोशिश करें कि मनी मार्केट फ़ंड के अंदर रखें। मनी मार्केट फ़ंड एक ऐसे फंड्स हैं जिनको लो रिस्क के अंदर फॉल किया जाता है, और उसमें कम से कम रिस्क आपको बियर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है समटाइम आप किसी कंपनी से मिलते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में, हो सकता है वो एडवाइज़र्स आपको ये कहें कि इसमें रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है, कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर, फंड के ऊपर मेंशन है कि इसके ऊपर रिस्क है, लेकिन कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन आपको रिस्क बियर करना पड़ सकता है। इन एनी सिचुएशन कोई स्कूप डिफ़ॉल्ट कर जाए या कोई ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर आए तो उसका इम्पैक्ट आपकी फ़ंड्स के ऊपर आ सकता है, परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होता है, वो आपका रिकवरेबल भी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रिकवर हो भी जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अब इनकम कैटेगरी के हवाले से, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो यहाँ पे हम पहले अपनी विंडो को ओपन कर लेते हैं। शरिया कंप्लाइंट
इनकम कैटेगरी में, और वहाँ से आपको रिटर्न्स की एवरेज भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। इस टाइम पे अगर हम रिटर्न्स देखें, अच्छा यहाँ पे आपने 1 डे के रिटर्न को कंसीडर नहीं करना, आपने ईयर टिल डेट के रिटर्न्स देखने हैं। तो ईयर टिल डेट के रिटर्न्स की जो विंडो है ये इस टाइम के ऊपर अगर हम बात करें तो 8% से लेके 10% की ब्रैकेट के दरमियान है, मैक्सिमम 9.9% है। और इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वोलेटिलिटी इनकम कैटेगरी के अंदर आती है क्योंकि ये मॉडरेट से मीडियम रिस्क की कैटेगरी के दरमियान है, और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, नेगेटिव बहुत कम होते हैं, लेकिन अप एंड डाउन इसके अंदर चलता रहता है। तो आपने उसके अंदर करना क्या है कि आपने अपने फंड्स जो हैं वो मनी मार्केट फ़ंड के अंदर रखने हैं। मनी मार्केट के अंदर रिटर्न्स जो फॉर द टाइम बिंग चल रहे हैं इन कंपैरिजन बेहतर हैं इनकम कैटेगरी की निस्बत, और लॉन्गर रन के लिए भी आपको बेहतर ही रिटर्न मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मनी मार्केट के जो फंड्स हैं वो 9 से 10% और इवन 10% से भी ज़्यादा किसी ना किसी कंपनी के हवाले से आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, जो कि आपको एक बेहतर ऑप्शन देता है कि अगर आपने ये मनी मार्केट के अंदर प्लेसमेंट रखनी है। और बाकी दोबारा प्रोसेस वही है कि आपने मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों प्लेस रखनी है। अगर तो आप स्टॉक फंड के अंदर काम करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं करना चाहते फिर भी बेहतर है। एक तो सिक्योरिटी लेवल उसके अंदर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे कम से कम रिस्क है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ट्रेड करना है इक्विटी फंड्स के साथ तो उसमें आपको एक ऐसा फंड ही चाहिए जिसमें वोलेटिलिटी कम हो। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट के अंदर कभी जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, पूरे साल के अंदर आपको 5 से 10 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, तो साल का 10 से 15% आप रिटर्न इजीली जनरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इवन पिछले 2-3 सालों की बात की जाए तो पर ईयर के हिसाब से तमाम म्यूचुअल फंड्स के जितने भी इक्विटी फंड्स हैं उन्होंने तकरीबन 50% से अबव रिटर्न ही डिलीवर किया है। तो अगर आप उन 5 से 10 अपॉर्चुनिटीज़ को पूरे साल के अंदर जो डिप्स आती हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग स्टार्ट हुई, उसमें जब डिप आई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर तो वो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे उसको रिकवर भी किया, और इवन 1,10,000 के लेवल से ट्रेड करती हुई 150 के लेवल पे भी मार्केट चली गई। इसी तरह मार्केट के अंदर और इस तरह की 2-3 ऑप्शंस जब भी आई, कोई डिप्स आई, कोई इस तरह का इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स लेवल के ऊपर कोई डिप आई, तो वो मार्केट ने रिकवर भी उसी तरह से किया। हाँ, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है कि वो जो डिप है वो ऐसी डिप तो नहीं कि उसके बाद मल्टीपल डिप्स आनी शुरू हो जाएँ। समटाइम्स हम कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व या कैलकुलेट जो है उस तरह से नहीं कर पाते, लेकिन उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के हवाले से। मार्केट आपको लॉन्गर रन के लिए अंदर प्रॉफिट ही देती है। सिर्फ आपकी प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होती इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ आपको डिविडेंड और बोनसेस भी मिलते हैं, जो कि आपकी एक पैसिव इनकम कहलाती है। और मार्केट के अंदर अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके पूरी तरह मार्केट को स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी लॉस मार्केट के अंदर नहीं होता। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है, 2-3 महीने के बाद मुझे उसके ऊपर 100% प्रॉफिट हो जाए या 50% प्रॉफिट हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट आपको उस तरह से एंटरटेन नहीं करती जैसे आपका माइंड है। मार्केट एक अपने बिहेवियर के ऊपर चलती है और वो लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट स्टैंड करती है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस टाइम पे आपने मार्केट के अंदर एंटर किया है तो मार्केट वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम में थी तो आपको इंस्टेंट रिटर्न दे दें, लेकिन ये हर टाइम नहीं चलेगा। आपने पूरी मार्केट के अंदर रिसर्च करनी है। अगर आप मार्केट में लॉस बियर कर सकते हैं तभी स्टॉक मार्केट आपके लिए है। अगर आप मार्केट में लॉस बियर नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये वीडियो भी नहीं है। आप फिर मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप सेफ एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग अकाउंट्स के अंदर करें। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे और आप बेहतर रिटर्न्स भी नहीं जनरेट कर सकते और ना ही बेहतरीन लाइफस्टाइल अवेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।